नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट परिसर में आपको बता दें कि ये मामला है जहां पर ये बड़ी खबर फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कोर्ट परिसर में युवक ने आत्महत्या की। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदा युवक। तारीख पर आया हुआ था युवक और इस दौरान उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। फरीदाबाद से कोर्ट परिसर में युवक ने आत्महत्या की। कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदा युवक। तारीख पर आया हुआ था युवक और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो फरीदाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में युवक ने आत्महत्या की। कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदा युवक। तारीख पर आया हुआ था और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर इस युवक ने ये कदम क्यों उठाया और क्या कुछ मामला रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया इस युवक ने और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से। युवक ने कोर्ट परिसर में की आत्महत्या। कोर्ट परिसर के 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने फरीदाबाद से, जहां पर कोर्ट परिसर में युवक ने आत्महत्या कर ली और बताया ये जा रहा है कि कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर इस युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आपको बता दें कि तारीख पर आया हुआ था ये युवक। इस दौरान उसने कोर्ट परिसर के 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर से कूद के, कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। तारीख पर आया हुआ था युवक और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोर्ट परिसर की और पुलिस वहां मौजूद। वहीं सीएम मनोहर लाल 1 मई को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जहां सीएम मनोहर लाल गांव नाहरा में तालाबों के कायाकल्प कार्य का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी राई से बीजेपी विधायक ने दी है और आपको ये भी बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में सरकार ने गांव में बने जोहड़ों को पुनर्वास करने के लिए अमृत सरोवर बनाने के लिए यहां पर कार्यक्रम शुरू किया है। सरोवर का उद्घाटन यहां से पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 1 तारीख को यहां से करेंगे और ये अमृत सरोवर जो योजना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसकी शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी करेंगे और एक बहुत ही अच्छा, जिससे सरोवर की धार्मिक मान्यता है जिस प्रकार से हमारे दहिया चौबीसी के अंदर थी। हम खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हमारे गांव में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो बगैर एक राजनीतिक प्रोग्राम के और बगैर किसी चुनावी सभा के इस गांव का इतिहास पुराना उजागर करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए, उसको हरियाणा के पटल पे जो है एक बहुत बढ़िया स्थान देने के लिए और मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे गांव में आ रहे हैं। इसके लिए मेरे गांव में पूरे 36 बिरादरी के लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत। वहीं गुरुग्राम में सेवा कौन सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेक्टर 29 में हुआ, जिसका सेमिनार का उद्देश्य RWA की समस्याओं का समाधान करना और RWA के अधिकार दिलाना था। सेवा कौन
सेमिनार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और RWA की समस्याओं को सुना। 4 चरणों में आयोजित इस सेमिनार में RWA के सुझाव लिए गए और उनकी समस्या के समाधान के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने इस सेमिनार में RWA के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि अगले 2 महीने में एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें RWA के अधिकार, नियम और उनके लिए तमाम कानून इस पॉलिसी में रखे जाएंगे। साथ ही हरियाणा सरकार ने बहुमंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां पर स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान 3 से 4 बार सुरक्षा मानकों का यहां पर ऑडिट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन भी किया। सुबह 10 बजे से लेकर के इस समय तक सब लोगों ने उन समस्याओं की ओर ध्यान कराया। समस्या काफ़ी है, कठिनाइयाँ उनकी काफ़ी हैं। कोई डेवलपमेंट के लेकर के हैं, कहीं डेवलपर के साथ हैं, कहीं आपस में RWA के झगड़े हैं, कहीं पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ऐसे कई इश्यूज उनके थे। उन सब को लेकर के जो हम इस समय तुरंत निर्णय कर सकते थे वो निर्णय करके उनको बताए हैं। कुछ ऐसा भी है कि एक RWA की पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी के लिए हमने कहा कि 2 महीने में पॉलिसी बनेगी, उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ड्राफ्ट पॉलिसी वेबसाइट पर चढ़ाई जाएगी, उसके अंदर फिर सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझाव को लेने के बाद उनको सम्मिलित करके और 2 महीने में एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी भी होगी, उसमें क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस प्रकार कानूनी संबंध रखना है, आपस में कोई विवाद है तो उनको कैसे सुलझाना है, पेमेंट्स उनको कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि नियम तो यह है कि जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट कोई डेवलपर नहीं लेता तब तक RWA की मान्यता नहीं होती। और पिछले 20 बल्कि 35 साल से लगभग 2000 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डिंग बना ली, लोग रहने भी लग गए, RWA भी बना ली उन्होंने, लेकिन उनकी विधिवत मान्यता भी इसलिए नहीं है कि नियम ही ऐसा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही वो बनती हैं। अब हमने ये तय किया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम ये भी अब शुरू हो जाएगा और हम उनको एज वाइज जो पुरानी ऐसी लाइसेंस वाली जो कॉलोनीज हैं उनको और सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। नहीं भी वो अप्लाई करेंगे तो उनको टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर करने के बाद उनके जो एसेट्स हैं उनको ले लेंगे और जो कमियां रहती हैं उनके इंटरनल डेवलपमेंट में वो काम उनके पूरे करा करके और फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट RWA को ही दे देंगे। और इस गति को आगे बढ़ा करके फिर जो RWA हैं विधिवत अपना काम करेंगी और ये जो विवाद हैं आपस में बने हुए इनको तरीके से समाप्त करेंगे। वहीं झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिजली समस्या को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये समस्या हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है। केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दिन रात लगी हुई है। साथ ही कहा कि कोयले की समस्या के कारण ये समस्या पैदा हो रही है, लेकिन जल्द ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी कायम है और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है वो केवल एक सपना मात्र है। देश के कई राज्यों में संकट है, कोयले की दिक्कत है, सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। 500 मेगावाट का एक कल हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है अन्य राज्यों से लेने का जो है वो किया है, उपक्रम किया है और आगे कैसे लगे बिजली की कमी नहीं हो इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और ये हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों की इस प्रकार की कठिनाई है, केंद्र सरकार भी लगी है कि इस प्रकार से इस आपत्ति को पूरा किया जा सके, इसलिए एक्टिव रहते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या उनको शुभकामना है, लेकिन उनके साथ 4 और लगा दिए। अगर पार्टी में अनुशासन हो, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव हो तो एक ही अध्यक्ष बहुत होता है। 4 अध्यक्ष होने मतलब अध्यक्ष और उनके साथ जो है कार्यकारी अध्यक्ष लगाने का मतलब है गुटबाजी अभी जो की त्यों है। ऐसा ही प्रयोग पंजाब में हुआ था और पूरी तरह भी।
तो वहीं गुरुग्राम में बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बिजली के यहाँ पर अघोषित कट के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही इस बीच उद्योग को भी झटका लग रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की थी। तो वहीं विभागीय अधिकारी भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के कट कम हो जाएंगे। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के अघोषित कट लोगों के पसीने छुटा रहे हैं। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए, जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से लेबर का बोझ, लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी। सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है। और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। गाँव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इंडस्ट्रीज में जहां सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप को हम एनकरेज कर रहे हैं, जहां नई नई इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली कट के बिना, तो अगर बिजली कट होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगे। वहीं रतिया में बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीते 10 दिनों से शहर के वार्ड 3 और 4 में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, जिसे लेकर लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर कई अनदेखी के आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो विभाग के कार्यालय के आगे मटका तोड़ प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। यहाँ पानी काफी 10 दिन इतने परेशान हुए, पानी की एक एक बूंद तक किसी घर में पानी, और जे के साहब 10 बार जा चुके हैं। जे साहब ये कह रहे हैं कि पानी इस समस्या का हल हो जाएगा और पीछे मोटर का निजाम कर देगा। मंगवाई मशीन कहते कभी सोनीपत से आ रही है, कभी कहाँ से आ रही है, अभी तक मशीन का निजाम नहीं हुआ। सरकार का दोबारा निकले पे बिजली है नहीं, पानी है नहीं, लोग मरदे करते रहे। अज तक नौजवान सुइसाइड कर रहे हैं। तो कारण है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, पानी नहीं, बिजली नहीं, समस्या हल नहीं होती, सरकार सुती पई है। पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। हम 10 दिन हो गए रोज जा भी रहे हैं वाटर बस, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस एक ही कह देते हैं, अब जे हिसाब से मिलते हैं, पीछे मोटर मंगवा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो फिर खड़े हैं यहाँ पे और मटका तोड़ प्रदर्शन भी करेंगे। तो वहीं हरियाणा के किसानों को सरकार ने सौगात दी थी, इस बार वो अपने खेतों में देसी कपास की खेती करें और उन्हें सरकार 3000 रुपए प्रति एकड़ देगी। लेकिन शहर की खाद की दुकान से बीज भी गायब हो चुका है। मजबूरन किसानों को यहाँ पर आपको बता दें कि कॉटन की खेती करनी होगी। किसान कई वर्षों के बाद खाद बीज की दुकान पर देसी कपास की बीज मांग रहे हैं। बीज भंडार के मालिक सतपाल के अनुसार सरकार की घोषणा के बाद बीज बिक गया। हालांकि किसान बीज से चिंतित भी रहे हैं और लेकिन उन्हें भी बीज मिल गया और आपको बता दें उन्हें बीज मिल जाएगा। कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा का कहना है कि कंपनी से बात चल रही है, जल्द ही देसी बीज फिर से बाजार में आएगा। देसी कपास हुआ रही है, कोई बीज तो नहीं मिल रहा है। हमको एक महीना हुआ है चक्कर काटते हुए, हम तो इस हाथ तक भी जाके आए हैं। अगर सरकार बढ़ावा दे रही है तो उसके प्रबंध करना चाहिए ना, पहले इसको बीज इकट्ठा करना चाहिए, बाद में वो करना चाहिए उसको। क्या है जी, बीज लेने और देसी बाड़ी का बीज नहीं मिल रहा और हरियाणा सरकार कह रही है देसी बाड़ी वो बीज का प्रावधान नहीं है। 15 दिन लेट हो रही है पहले ही, और फिर क्या करें, प्रॉब्लम तो ये है। बीज का ऐसे है कि बीटी के एरिया पिछले 4-5 साल से हमारा लगभग 99.9% एरिया बीटी का ही होता है, देसी कपास का एरिया ही नहीं रहा। और इसलिए क्या बीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने बीज उसी हिसाब से बनाते हैं जैसे एरिया है, तो उन्होंने बीज का उत्पादन बहुत ही कम किया है।
परंतु अब सरकार ने अभी योजना चला दी, अभी 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया सीएम साहब ने और माननीय हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कि जो किसान देसी कपास बोएगा उसको 3,000 रुपये एकड़ का किसान को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब एट ए टाइम बीज तो पैदा नहीं होता, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस किसान भाई ने जहां जरूरत हो देसी कपास की बिजाई करनी है तो उसको हम बाहर से बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, राजस्थान से ला रहे हैं, दूसरे जिलों से मंगवा रहे हैं और हम कमी नहीं आने देंगे बीज। तो वहीं शहर के बीचों बीच चल रही कत्था फैक्ट्री में अचानक अमोनियम गैस का रिसाव होने से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शहरवासियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया और उसमें निर्णय लिया गया कि फैक्ट्री को अभी यहां पर नहीं चलने देंगे। अगर व्यापार करना है तो इस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है ताकि बच्चे भी सुरक्षित रह सकें। इससे पहले 15 साल पहले भी लोगों ने एक पंचायत की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था, इसीलिए इस फैक्ट्री को यहां नहीं चलने देंगे। छोड़ के है ना, हमारी 3-4 पीढ़ी की मुलाकात है, भाई हैं हम कि भैया आप लोगों की भी समस्या खत्म हो जाए और मेरी भी खत्म हो जाए। चलिए खबर अब महेंद्रगढ़ से है, जहां प्रशासन की तरफ से हटाए गए खोखो के विरोध में पीड़ित व्यापारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी कड़ी में पीड़ित व्यापारियों ने धरना स्थल से लेकर नगर यहां पर बाजारों तक विरोध जुलूस निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया और थाने के बाहर रेलवे रोड पर प्रशासन ने 31 मार्च की जेसीबी से 29 खोखो को हटाया था। तब से पीड़ित व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि इन पीड़ित व्यापारियों के धरने को विपक्षी दलों और नेताओं का समर्थन मिलता जा रहा है और इनके धरने को समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे थे। कल रात को नाकाबंदी करके यहाँ अपने आज़ाद चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी, बड़ा दरवाजे के पास, वहाँ व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान ये गाड़ी आई, इसको हमने चेक किया तो इनके पास एक देसी पिस्टल व एक जिंदा रोंद बरामद किया था। बाद में जैसे हमने इनसे पूछताछ की तो बाद में पता चला ये दादरी जिला दादरी के रावलदी गाँव में कल फायर करके आए थे, जिसकी सूचना हमने कंसर्न पुलिस को भी दे दी और इनको अरेस्ट करके पेश किया। हाँ। वहीं सोनीपत में अधिकार किसान खेतों में अधिकतर आपको बता दें कि किसान खेतों में गेहूं के अवशेष को जला रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से गेहूं काटने के बाद खेतों में आग लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ अब प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जहां जांच के दौरान 3 किसानों को विभाग ने दोषी पाया और उन पर 2,500 का जुर्माना लगाया। साथ ही भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी गई है। कई लोग जो है ये जो फसलों के अवशेष है उसमें आग लगा रहे हैं। देखिए 2018 से हमारे यहाँ सरकार ने CHC लागू की थी, कस्टम हायरिंग सेंटर, कि जिसमें इम्प्लीमेंट दिए गए थे। सरकार अपनी सहायता से 80% सहायता दे रही थी ताकि जो किसान भाई हैं जो इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट नहीं ले सकें वो उस कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत किराए पे लेके अपने फसलों के जो अवशेष है वो खेतों में मिलाएं। उसकी अवेयरनेस के लिए सरकार ने बार बार पैसा दिया। हमारे जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी ऑफिस है सभी गांव में जाके हर गांव में किसानों को अवेयर किया कि जो हम फसल अवशेष जलाते हैं तो इसमें जो हमारे वातावरण में जहरीली गैसें जाती हैं, जो हमारे जो मनुष्य हैं पशु हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। खासकर जो हमारे सर्दी के दिनों में तो क्योंकि हवा भी रुक जाती है, हवा ज़्यादा स्पीड ज़्यादा। साइबर सिटी गुरुग्राम के सुभाष चौक से कैश वैन में डकैती डालकर फरार हुए आरोपियों को यहां पर काबू करने और लूटी गई रकम को बरामद करने वाली पुलिस टीम को गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को सुभाष चौक के पास हुई कैश वैन डकैती मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को उप निरीक्षक गुणपाल प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम की टीम ने काबू करके लूटी गई 96.32 लाख की रकम में से 78.40 लाख रुपए यहां पर वारदात में प्रयोग की गई गाड़ियों, हथियार और अन्य सामान को भी बरामद किया था।
सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में 96 लाख रुपए की जो डकैती हुई थी उसको हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में टीम ने एक बेहतरीन काम करते हुए उसको बहुत थोड़े समय में ट्रेस किया। उसमें मैक्सिमम 80 लाख के करीब रिकवरी की। उसमें जो शामिल आरोपी थे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती कला रामचंद्रन IPS ने उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट क्लास 1 सर्टिफिकेट देके और उनको सम्मानित किया। चलिए अब खबर चरखी दादरी से, जहां पर चरखी दादरी के सदर थाना के ASI विक्रम सिंह को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस टीम ने ASI से 25,000 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल चरखी गांव के निवासी सुनील के भाई पर फरवरी महीने में दादरी सदर थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। वहीं सुनील का तर्क था कि उसका भाई बेवजह केस में फंसाया जा रहा है। मामले की जांच ASI विक्रम सिंह कर रहे थे। ASI ने सुनील के भाई को केस से निकालने के लिए 25,000 रुपए रिश्वत मांगी और कहा कि रिश्वत नहीं देने पर रिमांड पर लिया जाएगा। इसके बाद सुनील ने हिसार विजिलेंस को शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अजीत सिंह सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। मैं भिवानी विजिलेंस कार्यालय में था, तो उसने बताया उस दादरी में फला आदमी मिलेगा, उसका नंबर दिया और उससे मिलो। तो हम दादरी आए तो ये लोहारू चौक के ऊपर ये मुद्दई सुनील कुमार मेरे से मिला और इसने बताया कि सदर थाने का ASI विक्रम सिंह है, जो मेरे भाई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। उसमें वो कह रहा है कि अगर पैसे 25,000 रुपये नहीं दोगे तो इसका रिमांड लूँगा और केस को मजबूत कर दूँगा, नहीं दिए तो आज वो 25,000 रुपये लेते हुए सदर थाने में रेड हैंडेड पकड़ा गया। चलिए फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।